सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर यहां पे मैं लेकर के आ गया हूं। आप देखिए, मॉडल पेपर 3 दो मॉडल पेपर्स मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और ये आपका तीसरा मॉडल पेपर है और 5 मॉडल पेपर मैं आपको पूरे कराने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा जो आपका पेपर है होने वाला है, जो आने वाला है, वो इन्हीं मॉडल पेपर्स में से आपको मिल जाएगा। इससे बाहर कोई प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। पूरा पेपर जो है यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब मॉडल पेपर 3 आज की क्लास में हम देखेंगे। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मैथ का। मैथ के सामने को आप क्लिक करोगे, जो लिंक है उसको क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मैथ का सभी क्लासेस, मास्टर क्लास और आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा राजन पवन सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने मास्टर क्लास कराया है, जिसमें एक ही क्लास में मैंने पूरा सिलेबस आपका करा दिया है, वो आप देख लीजिए। राजन पवन सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ये मॉडल पेपर, इतने में आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि आप 25 में 25 ले आओगे। ठीक है, अब इस क्लास का आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिए। इस क्लास को पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए, तब मैं स्टार्ट करता हूं इस क्लास को। और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, सॉल्व करिएगा, देखिएगा कितने नंबर का आप सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए, पहले 5 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आपके एक नंबर के। तो पहला प्रश्न है, यदि √16/49 बराबर x/49 हो तो मान है। तो यहाँ पे x का मान आपको बताना है। तो देखिए, करनी में कितना लिखा है, 16/49। 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो इसको 4/7 का होल स्क्वायर लिख देंगे और फिर इधर क्या है, x/49। अब ये देखिए, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ करनी की घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, करनी हट जाएगा, यानी 4/7 जो है वो करनी से बाहर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x/49। और यहाँ पे क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 7 का गुणा x में और 49 का गुणा जो हो जाएगा 4 में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4 × 49 बराबर 7 × x, या x को केवल इधर रहने दे, 7 को इधर भेज दें तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 × 49/7। ठीक है, 7 इधर लिखते तो बात वही है, चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। अब देखिए, 7 से 49 को काटेंगे, 7 × 7 = 49 और 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28। x का मान यहां से कितना आ गया, 28, 28। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में दिया गया है 28, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, आंसर है ऑप्शन डी 28। x का मान 28 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्याओं 2 2 4 6 3 4 2 5 8 का बहुलक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है और 4 2 बार आया है और बाकी संख्याएं जो हैं वो एक एक बार आई हैं। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, 2। तो किसी दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वो संख्या बहुलक होती है। तो यहाँ पे 2 जो होगा वह बहुलक होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन थीटा बराबर 1/2। तो थीटा का मान होगा, अब साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। अब 1/2 किस साइन का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। अब दोनों तरफ से साइन हट जाएगा और थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 30 अंश, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, बेलन के संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो अब बेलन में क्या होता है, बेलन इस तरीके से, ये आपका सिलेंडर, इसमें एक तो कर्व एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है कर्व एरिया, और ये जो होता है ऊपर ये एरिया,
और ये एरिया नीचे वृत्त, दो वृत्त होते हैं ऊपर नीचे और ये कर्व एरिया होता है। तो अगर संपूर्ण क्षेत्रफल लिखा जाए तो पहले इस कर्व एरिया का क्षेत्रफल आपको पता होता है 2 पाई आर इंटू एच, ये होता है कर्व एरिया, और फिर पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल और इसका भी पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 पाई आर आप कॉमन ले लो, यहां बचता है h और यहां बचता है प्लस r। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर बराबर 4 का मान होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया है यहाँ पे, तो x का मान पूछ रहा है। अब देखिए x बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 4। अब जब भी रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह उसके आगे लग जाता है, प्लस और माइनस दोनों का। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर रूट हो जाएगा, और रूट जब भी लगाइए तो प्लस माइनस का चिन्ह दोनों लगाइए, ये नियम है। तो ये करनी में 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस 2। एक्स का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे x का मान चाहे 2 रखिए एक्स स्क्वायर के जगह, x के जगह, तो भी मान 4 आएगा, और -2 रखेंगे तब भी मान 4 आएगा। यहाँ पे आपके 5 बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। पांचों आपने सही कर लिए होंगे। नंबर अपने जोड़ लीजिए, कितने नंबर का आपका सही हुआ, कितना सही हुआ। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। पहला है प्रश्न संख्या 6, क्यूब रूट ऑफ -125 इंटू क्यूब रूट ऑफ -27 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब क्यूब रूट ऑफ -125 इसको क्या लिख सकते हैं -5 गुणे -5 गुणे -5। ठीक है, -5 का गुणा -5 में करेंगे तो धन 25 आ जाएगा, और 25 का गुणा -5 में करेंगे तो -125 आ जाएगा। इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 को क्या लिख सकते हैं -3 गुणे -3। माइनस का गुणा 3 बार हो रहा है। जब ऑड बार माइनस का गुणा होता है तो माइनस आता है, इवन बार होता है तो प्लस हो जाता है। जैसे 2 बार माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, इसी तरीके से 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का गुणा जो है अगर 3 बार हो रहा है तो माइनस होगा, 5 बार होगा तो माइनस, 7 बार होगा तो माइनस। तो इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ -5 का होल क्यूब इंटू क्यूब रूट ऑफ -3 का क्यूब। अब यहां देखिए करने की घात 3 है और यहाँ पे घात 3 है, तो ये दोनों घात आपस में कैंसल हो जाएगा और बचेगा क्या -5, और यहाँ पे भी क्या बचेगा -3। ठीक, करनी हट जाएगी। -5 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस प्लस, और 5 का गुणा 3 15। तो 15 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, उस लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। आपसे बोल दिया कि एक लंबवृत्तीय शंकु है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एक लंबवृत्तीय शंकु का आपको तिर्यक ऊंचाई जो है वो दे दिया, और इसका त्रिज्या भी आपको दे दिया है। ठीक है, ये ए, ये ओ, ए ओ लंबवत ऊंचाई, और ये तिरछी ऊंचाई एल। एच आपको दे दिया। एक वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 दे दिया, और त्रिज्या आपको 7 दे दिया, आर जो है वह 7 दे दिया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर जब जरूरत तो होगी ही, बिना फिगर के नहीं चलेगा, तब आप बनाइएगा। यहाँ पे सीधे ये प्रश्न आपका जो है फॉर्मूला बेस्ड है। आपको लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है,
तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है शंकु का होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, आर की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 7, इंटू एल की वैल्यू कितना दिया गया है 10। 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 10 में होगा 220, और सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, वृत्त की त्रिज्या 1.5 इंच है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या इंच में दिया है, r बराबर 1.5 इंच। अब इसका परिधि निकालना है आपको वृत्त का, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r। अब 2 गुणे पाई और r कितना है 1.5 इंच, 2 का गुणा 1.5 में होगा तो 3 हो जाएगा, 3.0 यानी कि 3 लिख सकते हैं, 3 पाई इंच। ये हो जाएगा आपका परिधि का माप, या इसको अगर आप चाहें तो पाई का मान भी रख सकते हैं, 3 गुणे 22/7 और ये हो जाएगा 66/7 और भाग देंगे आप तो कितना हो जाएगा 7 9 63 और 0.3 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 तो 2 बार जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा 9.423 इंच। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है, यदि एक पासे को उछाला जाए तो उछालने पर हमेशा 1 3 तथा 5 आने की संभावना क्या होगी। अब बोला कि एक पासे को उछाला जा रहा है, जो आपकी एक लूडो की गिट्टिक है उसको उछाला जा रहा है, जिसपे 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पे क्या होता है अलग अलग अंक होते हैं। तो एक पासे को फेंका जाता है तो क्या क्या संभावनाएं घटित हो सकती हैं, क्या क्या घटना घटित हो सकती है। प्रतिदर्श समष्टि क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि उछालने पर हमेशा 1 3 या 5 आने की संभावना क्या होगी। तो अब देखिए संभावना या प्रायिकता हम किसे लिखते हैं, संभावना होता है अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब यहां पे समझिए अनुकूल घटनाएं क्या है, 1 3 या 5 अगर आता है पासे पे तो ये आपके अनुकूल घटना है। ठीक, और कुल घटनाएं क्या है, ये कुल 6 घटनाएं हैं। तो यहाँ पे कुल घटनाओं की जगह आप लिखेंगे 6 घटनाएं, और आपके अनुकूल जो घटित हो सकती हैं वो 3 घटनाएं। अगर 1 3 और 5 में से कोई आता है तो ये आपके अनुकूल घटना होगी। तो 3/6 यानी कि 3 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 1/2 ये हो जाएगा संभावना 1 3 तथा 5 आने की। ठीक, इस तरीके से इसको समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 का गुणनखंड करें। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसका मान यहां पे आपको निकालना है। तो इसको सिंपली आप कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का गुणांक x² का गुणांक a कितना है 2 है, और b कितना है 1 है, c कितना है -6 है, और a इंटू सी अगर निकाला जाए तो 2 गुणे -6 कितना हो जाएगा -12, और b के मान 1 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे -12 और जोड़ने पे 1, गुणा करने पे -12 यानी कि एक संख्या माइनस में होनी चाहिए, और जोड़ने पे धनात्मक आए यानी कि बड़ी संख्या जो है वो आपकी धनात्मक होनी चाहिए। तो 4 और -3 में तोड़ लेंगे यानी कि 2x², और x की जगह क्या लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। जहां पे x लिखा था वहां पे हमने क्या लिख दिया
4x माइनस 3, इससे हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए 2x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया तो प्लस और 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो x प्लस 2 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचा है 2x और यहाँ माइनस 3 बराबर 0। और आपको गुणनखंड करने को कहा था तो यही जो आपकी संख्याएं जोड़ घटाने के रूप में लिखी थी उसको हमने गुणे के रूप में यहाँ पे लिख दिया, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए था कि इसको x को तोड़ेंगे कैसे। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, 16 अंक दिए गए हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए। इन 16 अंकों का बहुलक आपको निकालना है। तो आप देखिए कि संख्या अब 16 अंक दिए हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि आपसे थोड़ा मिस्टेक हो जाए गिनती करने में, जिससे गलती होने का चांस हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 16 संख्या को क्रम से लगा लीजिए और संख्या जो जितनी बार आ रही है उसको उतनी बार लिख लीजिए। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या अगर आप देखेंगे, देखिए सारी संख्याएं या तो 5 से शुरू हो रही हैं या तो 4 से या 6 से, ये 3 से तो 4 से शुरू होने वाली संख्याओं को देखेंगे तो 49 है, 42 है, 49 है, 42 है और 49 है और 42 है और 49 है। तो यहाँ पे आप और 43 भी है तो 42 सबसे छोटी संख्या है। 42 देखिए कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, 3 बार आप 42 लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 43 आ रहा है तो 43 को लिख लीजिए। 43 कितनी बार आया है, 43 आपको एक ही बार दिख रहा है। इसके बाद देखिए इसके बाद आपको 49 दिख रहा है, क्योंकि और कोई 4 से आने वाली संख्या नहीं है तो ये 49 दो बार और फिर 49 और 49, 49 4 बार। तो यहीं से लगभग डिसाइड हो गया कि 49 जो है वो 4 बार आ रहा है, सबसे अधिक बार यही आएगा। इसके बाद देखिए 49 के बाद 50 नहीं, 51 नहीं, 50 5 से आने वाली संख्याओं को अगर देखें तो 56, 58, 56 और 58। तो अब इसके बाद कितना आ रहा है, 56 आ रहा है, एक बार, दो बार, 56 आ रहा है, 56 लिख लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे तो 58 एक बार और दो बार, 58 हो गया। अब इसके बाद देखिए बचा ही क्या है, यहाँ पे 65 दो बार 66 बचा हुआ है तो 2 बार 65 लिख लीजिए, 2 बार 66 लिख लीजिए। और एक बार सहूलियत के लिए गिन लीजिए कि 16 संख्याएं हो गई हैं कि नहीं। तो 3 1 4 और 4 8 2 10 और 3 3 6, तो ये 16 संख्या हो गई। और सबसे अधिक बार आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है 49, 4 बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक जो हो जाएगा, जो इन आंकड़े में सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वह 49, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 49। ठीक है, तो इस तरीके से 11 प्रश्न आपने कर लिए। 11 प्रश्न ये एक एक नंबर के थे। ये 11 नंबर बिल्कुल आपके एग्जैक्ट सही होने चाहिए। ठीक है, परीक्षा में इन 11 में तो कम से कम आप कहीं गड़बड़ी नहीं करके आओगे। ठीक है, हो सकता हो कि 2 नंबर वाले सॉल्व थोड़ा सा सॉल्व करना रहता है, कहीं गड़बड़ हो जाए, लेकिन इन प्रश्नों में कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 है। यदि tan b बराबर √3 तो sin b और cos b ज्ञात कीजिए। अब जब भी आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आप कहां पढ़ते हो, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में। तो समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी काम होता है वो आप याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में ही होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज से अलग नहीं है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपकी केवल समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और
जब बोल दिया कि tan b बराबर √3 है, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/1 भी लिख सकते हैं किसी भी संख्या के बटे में। और tan b की मतलब क्या होता है, अब ये कोण अगर b है, ठीक, तो tan क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद करिए, tan का मान जो होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan b बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा √3/1। और यहां से लंब का मान क्या हो जाएगा, √3। इसको नाम दे दीजिए त्रिभुज को ABC, ये हो गया √3। आधार क्या हो जाएगा, आधार 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से ये पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है यानी कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमको निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस BC 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 धन 1 और AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और AC बराबर हो जाएगा √4 यानी कि 2। AC का मान कितना आ जाएगा, 2, यानी कि कर्ण का मान आ गया 2। अब यहां से हम साइन B लिख सकते हैं। साइन B बराबर क्या होगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन B का मान क्या हो जाएगा, लंब है √3, कर्ण है 2। साइन B का मान आ गया √3/2 और cos B का मान क्या होगा, cos B होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, यहाँ पे आधार है 1 और कर्ण है 2, ये हो जाएगा cos B का मान। ठीक, तो साइन B आ गया √3/2 यानी कि ये 60 डिग्री और cos B 1/2 यानी कि ये भी 60 डिग्री। ठीक है, B का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 अंश। लेकिन आपसे पूछा था साइन B और cos B, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय बस लगाया है और हमने अपने त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया है, बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया है। ये 2 नंबर कितने आसान है अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जो मैंने मास्टर क्लास में ऐसे आपको पढ़ाया है इतनी इजीली कि आप एक बार वो क्लास देख लोगे तो आपको ये सब प्रश्न जो है बहुत ही हलवा लगेगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेमी, ऊंचाई 3 सेमी, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी, इसमें कोई भी दम नहीं है प्रश्न में। जब बोल दिया आपको एक शंकु, यहाँ पे बता दिया आपको, देखिए एक शंकु के बारे में यहाँ पे बताया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको दे दिया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई AB आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई देखिए यहाँ पे लिखा है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये लंबवत ऊंचाई कितनी है, H 3 सेंटीमीटर है। और आपसे त्रिज्या जो है OB वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये लंबवत ऊंचाई है यानी कि ये कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। तो यहां से अब आपको पता है कि त्रिभुज AOB में ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर जो होगा, जो तिरछी ऊंचाई का स्क्वायर होगा, वह बराबर होगा AO का स्क्वायर और OB का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से अब AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, AO यानी 3 का स्क्वायर और OB का स्क्वायर, तो ये 25 और ये 9 और OB का स्क्वायर, 25 में से 9 घटाइए 16, OB का स्क्वायर और OB बराबर लिख सकते हैं √16। OB का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कितने सरल तरीके से यहाँ पे आपने हल कर लिया है और ये आसानी से आपको मिल जाते हैं 2 नंबर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो उसका क्षेत्रफल दूसरे
वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो सबसे पहले हम दूसरे वृत्त की ही त्रिज्या मान लेते हैं। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो यहां पे लिखेंगे माना दूसरे वृत्त की त्रिज्या r मान लीजिए r है, तो पहले वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, पहले वृत्त की त्रिज्या वो कितनी है, 3 गुनी है, तो 3 गुणे r होगी। अब हम यहां पे पहले वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ये होता है, और इसका त्रिज्या कितना है, r की जगह रखा जाएगा 3r, तो 3r का स्क्वायर, तो ये पाई और 9r स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए 9 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे r की वैल्यू r ही है, तो ये पाई r स्क्वायर ही रह जाएगा। अब बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वृत्त के क्षेत्रफल में 9 पाई r स्क्वायर में भाग कर देंगे दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से, तो हमको पता चल जाएगा कितना गुना है। तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा 9। तो यहां से हमारा निकल जाएगा कि जो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, जो पहले वृत्त का क्षेत्रफल है, वह दूसरे वृत्त का 9 गुना है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का 9 गुना है। जैसे कोई पूछे कि 30 5 का कितना गुना है, तो 30 में 5 से भाग करेंगे, आएगा 6। तो उसी तरीके से पहले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है कि दूसरे का कितना गुना है, तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल में दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, 9 गुना। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी और 5 सेमी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ज्ञात कीजिए। अब इसका उल्टा प्रश्न आपने देखा होगा कि एक घन है, या एक घन से एक घन को पिघला करके अलग अलग घनाभ बनाए जा रहे हैं। वहां पे आप क्या करते थे कि घन का आयतन निकाल करके जो है बड़े वाले और छोटे वाले जो घनाभ का आयतन रहता था उसमें आप जो है भाग कर देते थे घनाभ के आयतन से, तो आपको संख्या मिल जाती थी कितने घनाभ जो है वो बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे अब घनाभ है आपके पास और आपको बनाना है घन। ठीक, एक बड़ा घन बनाना है। देखिए, एक घनाभ की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, एक घन बनाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि बिस्किट के पैकेट हैं, जैसे नॉर्मली हम शुरू से पार्ले जी बिस्किट, तो पार्ले जी का पैकेट आपने देखा होगा कैसा होता है, वो लगभग घनाभ के आकार का होता है, मतलब चपटा होता है और बिस्किट में लंबाई होती है। ठीक, तो आप समझ रहे हैं पार्ले जी के बिस्किट को, और वो समझिए कि एक घन के आकार के गत्ते में आता है। ठीक, तो वो बिस्किट को रख रहे हैं इस तरीके से रख रहे हैं कि वो जो है, जो एक बिस्किट घनाभ के आकार का है, घन बिस्किट का पैकेट, वो एक घन में पैक हो जा रहा है, एक गत्ते में जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान है। तो ये इसी तरीके से हो रहा है कि एक घन जो है, एक घनाभ जो है, वो घनाभ मिल मिल के घन बना रहे हैं। तो वो एक तरीके से सोचिए आपकी यहां पे कम से कम कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। तो ये निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पे घन की भुजा हम लोग निकाल लेते हैं कि घन की भुजा होगी क्या। तो घन की भुजा निकालने के लिए घनाभ
के भुजाओं का हम लासा ले लेंगे, घनाभ के भुजाओं का लासा, यानी कि इसका 5, 2 और 5 का लासा। अब 5, 2 और 5 का अगर आप लासा ले लो, 5, 2 और 5 का, ठीक, तो 2 से भाग करेंगे तो ये 5, ये 1, ये 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो ये 1, ये 1 और ये 1, यानी कि लासा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबी आपकी जो होगी वो घन की भुजा होगी। ठीक है, अब आप प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो जैसे 5 सेंटीमीटर लंबा एक घनाभ और 5 सेंटीमीटर ऐसे रखेंगे 10, और फिर उसके बाद जो है उसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि क्या है, उसकी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई भी क्या है, 5 है, तो वो भी 5 कवर हो जाएगी, और 5 एक बार और रख देंगे 10 कवर हो जाएगा, और इधर जो चौड़ाई जो है वो 2 है, तो उसके चौड़ाई में 5 आ जाएंगे, 2 2 करके 5 आ जाएंगे, तो 10 ये बन गया, और 10 जो है ये बन गया लंबाई, और 2 2 करके रखा तो जो चौड़ाई थी 5 बार रखा तो वो भी 10 हो गई। तो इस तरीके से ये, अब आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे आप निकाल लीजिए कैसे, घन का आयतन, घन का आयतन कितना हो जाएगा, जिसकी भुजा जो है 10 है, तो घन का आयतन 10 का क्यूब, यानी कि 1000 घन सेमी आ जाएगा ये। और घनाभ का आयतन निकाल लीजिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे, लंबाई है 5 गुणे चौड़ाई है 2, 5 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 10 और 50 घन सेमी। और संख्या निकालेंगे तो संख्या कितना आ जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा घन का आयतन, जो घन बन रहा है वो बड़ा बन रहा है और घनाभ से बन रहा है, तो घनाभ का आयतन बटे घनाभ का आयतन। घन का आयतन है 1000, घनाभ का आयतन है 50, शून्य से शून्य कटा, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 घनाभ अगर हम लगा दें तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वो हम एक घन को बना लेंगे। ठीक, तो यही आपसे पूछ रहा था कि कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, तो 20 घनाभ की आवश्यकता होगी। ये आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बिस्किट के पैकेट वाला एग्जाम्पल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्या, 16, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब हमको इस तरीके से बारंबारता बंटन दिया रहता है तो माध्यिका निकालने के लिए हमको एक सारणी अलग से बनानी होती है, जिसमें हम पद बारंबारता के साथ साथ संचयी बारंबारता लिखते हैं। संचयी बारंबारता इसलिए लिखते हैं, इसलिए अलग सारणी बनाते हैं, क्योंकि हमको माध्यिका के फॉर्मूले में हमको क्या देखना होता है, हमको पद देखना होता है। तो पद देखने के लिए हमको संचयी बारंबारता जो है उस पद का, जैसे यहाँ पे 25वें पद का मान अगर आपको देखना हो तो यहाँ पे देखने में दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करते हैं, सारणी बना लेते हैं, पद बारंबारता, और फिर लिखेंगे संचयी बारंबारता। देखिए पद कितना है, 21 है, 24 है, 27 है, 30 है, 33 है, 36 है, 39 है, 42 है और 45 है। इनकी बारंबारता कितनी है, 7 है, 9 है, 5 है। अब देखिए 21 के 7 पद आ गए, तो इससे पहले कोई पद नहीं आया था, तो संचयी बारंबारता 7 हो जाएगा। 24 के 9 पद आए, तो 7 पद पहले से थे, 9 ये हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और 27 के 5 पद और आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 21 पद। 30 के अब देखिए 3 पद आ रहे हैं, 21 पद पहले से थे, 3 पद और आ गए 24, और 33 के 11 पद आ रहे हैं, तो ये कितने पद हो जाएंगे, 24 पहले से थे, 11 और आ गए 35, 36 के 4 पद, 39 पद हो जाएंगे। और 39 के बाद जो है 36 के बाद 39 आ रहा है, 39 के 6 पद आ रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 45 पद। इसके बाद 42 के कितने, 2 पद आ रहे हैं, जो हो जाएंगे 43, 45 के 3 पद आ रहे हैं, जो हो जाएंगे 50। ठीक, तो इस तरीके से 21 7 ये 49, 9 जो हो जाएगा 27,
तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे पद और उनकी बारंबारता और संचयी बारंबारता के लिए सारणी बना दिया है। और अब इसके बाद आप देखिए कि माध्यिका का, अब यहाँ पे बारंबारता को आप जोड़ेंगे तब भी 50 आएगा और संचयी बारंबारता भी जो है वो 50 है। तो n का मान जो है 50 है, यानी दिए गए आंकड़ों की जो संख्या है वह 50 है, यानी कि सम है। तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला जो लगेगा वह सम के केस वाला लगेगा। इवन जब होता है तो ये होता है 1/2 n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान। ठीक, ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से। और दो पदों का योग होता है और दो का भाग होता है। n का मान है 50, 50/2 यानी कि 25। 25वें पद का मान, 25वें पद का मान धन ये कितना है n/2 यानी कि 25 धन 1, 26वें पद का मान ये पूरा लिख लीजिएगा और ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे 25वां पद कहाँ है देखिए, यहाँ तक 21 के 7 पद आए, पहले 7 पद हो गए, फिर 9 पद और आ गए, 16 पद हो गए, फिर 21 पद, 21 के बाद 3 पद आए 24, 24 के बाद 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, ये सभी पद किसके हैं, ये 33 के हैं। ठीक है, 30 के बाद जो है 30 वाले पद के बाद जो पद आए हैं वो 33, संख्या 33 के 11 पद आए हैं। तो यहाँ पे 25वां का जो मान होगा 33 होगा, 26वां का भी मान 33 होगा। तो 1/2 गुणे 66 हो जाएगा और ये 33 ही आ जाएगा। माध्यिका का मान कितना हो जाएगा 33, यानी कि ये 33 हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से आप संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, 2x + 5y = 12 तथा 4x + 9y = 22 हल कीजिए। तो यहाँ पे दो समीकरण आपको दिए गए हैं, दो रेखीय समीकरण जिसको हल करना है। तो दो विधि होती है हल करने की, एक होती है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। तो यहाँ पे सीधे हम विलोपन विधि लगा लेते हैं। पहले समीकरण एक में 2 का गुणा कर समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करिए तो 2x 4x हो जाएगा, 5y 10y हो जाएगा और 12 जो हो जाएगा ये 24 के बराबर हो जाएगा। और ये समीकरण दूसरा है हमारा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब घटाएंगे तो सभी के चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे, सभी धन थे तो सभी ऋण हो जाएंगे, 4x में से 4x घट जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 10x में से 9y घटेगा तो y, 24 में से 22 घटेगा तो 2, y का मान 2 आ गया, y का मान 2, y = 2 समीकरण 1 में रखने पर मान रख दीजिए 2x धन 5 गुणे 2, जहां y था वहां 2 रख दिया y का मान, और ये 2x धन 10 = 12 और 2x = 12 - 10 यानी कि 2, 2x = 2 तो x = 1, x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 2। हल करने का मतलब यही होता है, x और y का मान निकालना, निकाल दिया आपने। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 10 सेमी, यदि एक समांतर भुजा दूसरी की दोगुनी है तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की बात कर रहा है, ट्रेपेजियम की। तो माना मैंने आपको बताया है मास्टर क्लास में भी कि आपके ट्रेपेजियम से प्रश्न आता है तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, उस पे सॉल्व होता है ये। तो सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि समांतर, जो ये समांतर भुजाएं होती हैं समलंब चतुर्भुज में, एक युग्म समांतर होता है, यानी कि दो समांतर भुजाएं होती हैं आपस में। यदि एक समांतर भुजा दूसरे की दोगुनी है तो माना एक समांतर भुजा
x है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी 2x होगी, क्योंकि एक जो है वह दूसरे की 2 गुनी है। ठीक, अब इसके बाद बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो एरिया है, देखिए समलंब का क्षेत्रफल ये होता है हाफ ऑफ दोनों समांतर भुजाएं ए और बी का योग जोड़ और दोनों के बीच की दूरी h। अब ये दिया गया है 165 और हाफ ऑफ एक भुजा x है, दूसरी भुजा 2x है, दोनों के बीच की दूरी ऊंचाई जो है वो 10 है। 2 से 10 को काटिए 5 और यहाँ पे 165 बराबर हो जाएगा 3x गुणे 5 और x बराबर लिख सकते हैं 3x बराबर 165 बटे 5, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 33 बार में कट गया और ये x बराबर कितना हो जाएगा 33 बटे 3 यानी कि 11। x का मान कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 11 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा 11 सेंटीमीटर हो गई और दूसरी भुजा 2x क्या हो जाएगी 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, तो दूसरी भुजा यहाँ पे क्या हो गया 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने दोनों भुजाएं समलंब की निकाल ली और यहाँ पे सभी प्रश्न आपने सही सही कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं 18 प्रश्न होते हैं आपके प्रश्न पत्र में, तो कितने नंबर का आपका सही हुआ ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। और यह पेपर आपको कैसा लगा, इजी पेपर मैंने आपके लिए बनाया था, लेकिन आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। देखिए मॉडल पेपर्स को आप जितना शेयर करोगे उतना ही आपको मित्रों को लाभ होगा, तो सभी मित्रों को सभी ग्रुपों में शेयर करिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने विचार जो हैं कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी है आपको क्लास। और इसके बाद 2 मॉडल पेपर और आने वाले हैं, उनका भी इंतजार करिए। बहुत ही जल्दी ही आपको दोनों मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 5 मॉडल पेपर आप बहुत ही अच्छे ढंग से करके जाएंगे और अपने परीक्षा में 25 में 25 स्कोर करके आएंगे। और मास्टर क्लास देखिएगा, राजन पवन सीरीज देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा। जितना समय है पूरा लगा दीजिए, कहीं कुछ भी छोड़िएगा मत। जितना आपको क्वेश्चन मिले सब करके जाइए। प्रैक्टिस इतनी धुआंधार करिए कि जहां प्रश्न मिले सब कर डालिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों को करोगे। सभी विषय इसी तरीके से पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिल जाएगा। इसका फ्री पीडीएफ ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट, ये नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट करिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, ये है ऐप, इसको डाउनलोड करके रखिए। आपके बहुत काम का है, कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी आप यहीं से कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की क्लास में आपके लिए लाता रहता हूं, जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके सारे अपडेट, सारे क्लासेस यहीं पे आपको मिलते हैं। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।